मैं शिल्पी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में आपको भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र बताया जाएगा, अर्थात हमारे हिंदी भाषा विकास की पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जो हम लोग देखते हैं। तो पेडागोजी क्या होती है, हिंदी के विकास जो हो रहा है उसमें पेडागोजी से रिलेटेड ये पॉइंट्स पर आज डिस्कशन किया जाएगा कि हमारा ये पाठ्यक्रम चर्चा यानी कि सिलेबस क्या है, हिंदी पेडागोजी का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। और उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक एक पॉइंट को अलग अलग वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है। हम अपने विचारों को किस माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं? भाषा के ही माध्यम से, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा भाषा की विशेषताएं। भाषा की यही विशेषताएं कि भाषा हमारी विचारों को अभिव्यक्त करती है। कभी हम लोग मौखिक रूप में अपने विचार अभिव्यक्त कर देते हैं और कभी हम लोग लिखित रूप में भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है भाषा के रूप। भाषा के रूप मैंने वही बताया, भाषा की लिखित भाषा भी होती है, मौखिक भी होती है। जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं ये हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और हम जो ये लिख के व्यक्त कर रहे हैं ये हमारी कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। अब ये फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि विश्व की भाषाएं और उनकी लिपियां। इस पॉइंट में आपको विश्व की कुछ भाषाएं बताई जाएंगी, जैसे कि हमारी विश्व में जो भी भाषाएं और उनको किन लिपियों के माध्यम से लिखते हैं। जैसे कि हिंदी की कौन सी लिपि होती है? हिंदी की हमारी होती है देवनागरी लिपि। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हिंदी की हमारी होती है देवनागरी लिपि। और अगर हम लोग पंजाबी की भाषा की बात करें तो पंजाबी भाषा हमारी कौन सी लिपि में है? गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि में। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इस जो फोर्थ हमारा ये डिस्कशन हो रहा है पॉइंट, इसमें हम लोग विश्व की भाषाएं और उसकी लिपियों के विषय में पढ़ेंगे। अधिगम और अर्जन। अब देखते हैं कि ये अधिगम क्या होता है। अधिगम तो हमारे शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और हमारा संपूर्ण जीवन ही सीखने में बीत जाता है। एक विद्वान ने कहा भी है कि सीखना जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका अंत हमारी मृत्यु के साथ ही होता है। अर्जन भी हमारा सीखने से ही रिलेटेड पॉइंट है। जब हमारा अधिगम जो होता है स्थायित्व पा जाता है, जब अधिगम स्थायी हो जाता है तो वही हमारा क्या होता है? अर्जन हो जाता है। अधिगम को स्थायित्व प्रदान करना ही अर्जन होता है। अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, हिंदी भाषा में सीखने का क्रम। हिंदी भाषा में सीखने के क्रम होते हैं। कौन कौन से क्रम होते हैं हिंदी भाषा में सीखने के? जैसे कि पहले हम वर्ड पे विचार करते हैं। सीखने का एक हमारा हिंदी भाषा कोई भी भाषा हो उसका एक प्रक्रिया होती है। जैसे पहले वर्ण सीखे जाते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्णमाला क्या होती है हमारी? उसके बाद हम क्या सीखते हैं? शब्द। फिर हम वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं और शब्दों के माध्यम से क्या हम सीखते हैं? शब्दों के माध्यम से हमारे पास वाक्य आते हैं और वाक्य के माध्यम से ही हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो सीखने का पूरा एक क्रम होता है कि पहले हमने वर्ड सीखे, वर्णमाला को सीख लिया कि पूरी वर्णमाला कोई भी भाषा ले लेते हैं उसमें एक वर्णमाला दी गई होती है और उस वर्णमाला को सीखते हैं। उसके बाद हम 2 वर्णों को 3 वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं और शब्द के बाद क्या बनता है? वाक्य। अब ये वाक्य हम कितने भी, जब शब्द हमें बनाना आ गया है तो हम वाक्य भी बना लेंगे और इन वाक्यों को हम बनाते हैं। तो हमें क्या है हमारा सीखने, भाषा जो है उसकी सीखने का क्रम होता है। अब हम लोग
7th पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सार्थक शब्द तथा उनका विभाजन। हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द बताए गए, जैसे अभिकारी शब्द होता है, विकारी शब्द होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है। यही सब होता है हमारा सार्थक शब्द और उनका विभाजन में ये सब बताया जाएगा आपको कि तत्सम क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। इस वाले पॉइंट में यही सब डिस्कस किया जाएगा आपको आगे के लेसन्स में। हमारा 8th पॉइंट है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। हमारी शिक्षा शास्त्र में कुछ भाषा को सीखने के सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत है हम लोग इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक अभ्यास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। अब हमारा 9th पॉइंट है भाषा और व्याकरण का संबंध। भाषा और व्याकरण का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अगर हम लोग को व्याकरण नहीं आती होगी तो हमारी भाषा कभी भी शुद्धता की ओर नहीं जा सकती है। व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके ही हम लिखित और मौखिक भाषा के रूप में अपनी भाषा को शुद्ध कर पाते हैं। अशुद्ध, वैसे तो हमारी भाषा अशुद्ध ही रहेगी। जब हम लोग व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारी भाषा शुद्धता की ओर चली जाएगी, शुद्धता की ओर चली जाएगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। हमारे भाषा में कुछ कौशल होते हैं, जैसे कि वाचन कौशल होता है, वाचन कौशल। एक होता है श्रवण कौशल। श्रवण मतलब सुनना, कि सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, ये सभी भाषा कौशल से रिलेटेड है कि हम लोग कितने अच्छे से सुन पा रहे हैं। सुनकर ही हम लोग सीखेंगे। और अगर कोई सामने वाला अच्छे से बोल नहीं पा रहा है तो उसको बोलने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा और वो कुछ भी अधिगम नहीं करेगा। तो ये हमारे भाषा के कौशल में डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं। इसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन, अगर हम किसी भी विषय को लेकर चलते हैं तो उसका अंतिम जो पड़ाव आता है वो क्या होता है, मूल्यांकन। और इस पड़ाव में हम उस चीज के गुण और दोषों को देखते हैं, गुण दोषों को देखते हैं, वही हमारा होता है मूल्यांकन। और अब ये 12th पॉइंट है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या होती है। अब देख लीजिए, शिक्षण अधिगम, जैसे कि कोई पढ़ा रहा है टीचर, वो बच्चों को सिखाने के लिए किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। जैसे कि बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, पेन का प्रयोग करते हैं, चॉक, बोर्ड, प्रोजेक्टर, जितने भी सीखने के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, ये सहायक सामग्रियां होती हैं, शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री। इसके बाद देख लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण ये होता है कि जब बच्चा सीखता है, बालक के सीखने में कोई अगर कठिनाई आ रही है तो उसका क्या करता है, शिक्षक उपचार करता है और उसकी उस कठिनाई को दूर करता है। यही होता है उपचारात्मक शिक्षण। जिस प्रकार डॉक्टर अपने मरीज को स्वस्थ रखने के लिए उसका उपचार करता है, वैसे ही शिक्षक अपने बच्चों की भाषा आदि सभी को शुद्ध रखने के लिए उनकी कठिनाइयों को दूर करके उनका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। इसके बाद हमारा है मूल्यांकन की विशेषताएं। हमारे जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं गुण दोषों का तो उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उस मूल्यांकन में हमारे उस मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी चाहिए। वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अगर गुण दोषों का हम लोग कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें क्लियर होंगी तभी हमारा मूल्यांकन भी वैध माना जाएगा। अब यहीं पर हमारे ये टॉपिक्स समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद।